Hello students, our chapter 4 is going on. In this chapter, today's our topic is rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था और आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के रेट ऑफ रिएक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे और उनको डिफाइन भी करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को आप ध्यान से चेक करेंगे और किसी भी रिएक्शन के लिए किस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, इस चीज़ को भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि किसी भी रिएक्शन का हम रेट जब निकालते हैं तो उसका कोई फिक्स रेट हम डिटरमाइन कर पाएँ, ये बहुत ही हार्ड वर्क होता है। तो इसलिए हम उनके रेट को डिफरेंट टाइप से डिनोट कर सकते हैं, लाइक दिस एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, इस तरह से हम कुछ कह सकते हैं। तो हम पहले डिफाइन करते हैं यहाँ पर एवरेज रेट। एवरेज रेट, एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट जो होता है उसको हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं? देखो, एवरेज रेट जो होता है वो भी किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में डिटरमाइन किया गया रेट होता है। बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल में डिटरमाइन किया गया रेट होता है। और इसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं, तो नोट कर सकते हैं हम यहाँ पर, इट कैन बी डिटरमाइंड फॉर ए, इट कैन भी लिख सकते हैं या एवरेज रेट भी लिख सकते हैं। एवरेज रेट कैन बी डिटरमाइन, एवरेज रेट कैन बी डिटरमाइन फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही छोटे से समय अंतराल में। यानी कि फर्स्ट में उसका रेट क्या था, फिर थोड़े से समय बाद उसका रेट क्या हो गया। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज होती है उनका एवरेज लेते हैं और उसमें उस एवरेज टाइम का डिवाइड कर देते हैं, तो हमको एवरेज रेट यहाँ पर डिटरमाइन हो जाता है। तो देखो, इसके लिए मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ आपको। कंसंट्रेशन और टाइम में एक ग्राफ प्लॉट कीजिए आप। इस साइड में तो लेते हैं हम कंसंट्रेशन, और इस साइड में लेते हैं हम टाइम, ठीक है। और यहाँ पर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो फर्स्ट में हायर होती है। फर्स्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। फिर स्लोली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज स्टार्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो धीरे धीरे क्या होती आती है, डिक्रीज होती आती है, ठीक है ना। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होती है, जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जैसे फर्स्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये थी, इसको मैं मान लेता हूँ C1। रिएक्टेंट की जो फर्स्ट कंसंट्रेशन को क्या मान लिया हमने, C1। और देखो, आफ्टर टी टाइम के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाती है C2। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है स्टूडेंट, C2, ठीक है ना। तो फर्स्ट में जो टाइम था T1 टाइम पर तो कंसंट्रेशन C1 थी। जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती आई, तो टाइम हो गया हमारे पास T2। क्लियर है ना। अब इसका एवरेज रेट निकालते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं। एवरेज रेट एट कंसंट्रेशन C1, एवरेज
rate at concentration C1 कंसंट्रेशन पर एवरेज रेट एंड C2 विद टाइम एंड C2 विद टाइम T1 टू T2। एवरेज रेट निकालना है आपको C1 कंसंट्रेशन से C2 कंसंट्रेशन तक, और टाइम आपके पास क्या है T1 से T2 तक, ठीक है ना। तो कैसे डिनोट कर सकते हैं एवरेज रेट को? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू प्लस माइनस, कैसे डिनोट करूं मैं इसको? कर सकते हैं हम डेल C अपॉन डेल T। क्यों? क्योंकि अगर हम डेल C की वैल्यू क्या होगी, फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसी तरह से फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास यहाँ एवरेज कंसंट्रेशन और एवरेज टाइम आ जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं नीचे लिख दूँ, हियर नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, हियर नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन represents the concentration with respect to reactant and product। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को, क्योंकि हमको पता है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे। क्यों करेंगे आपको पता ही है, क्यों करेंगे भाई? रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन आएगी उसको हम नेगेटिव लिखते हैं। ध्यान है क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है वो तो होती है ज़्यादा, प्रारंभ में जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो तो ज़्यादा होगी, और आफ्टर टी टाइम इसकी जो कंसंट्रेशन वो हो जाती है डिक्रीज, होती है कि नहीं होती है। अब आपको डेल C की वैल्यू अगर नोट करनी है तो क्या करोगे, C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और C2 में से C1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C1 की वैल्यू ज़्यादा है और C2 की वैल्यू कम है, तो नेगेटिव वैल्यू आवेगी कि नहीं आवेगी? आवेगी ना। और प्रोडक्ट के लिए अगर आप कंसंट्रेशन लिखेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव साइन? क्योंकि प्राइमरी कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की होती है वो 0 होती है। भाई इनिशियल स्टेज में प्रोडक्ट थोड़ी फॉर्म होता है, रिएक्शन स्टार्ट होगी तभी तो फॉर्म होगा, और फाइनल कंसंट्रेशन इसकी हायर होती है। तो फाइनल कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इनिशियल इसकी बहुत कम है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा, डेल पॉजिटिव C आएगा कि नहीं आएगा? तो इसलिए हमको यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव साइन को लगाना पड़ता है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्या, एवरेज रेट। किसी भी रिएक्शन के लिए आपको एवरेज रेट अगर डिटरमाइन करना है तो हम इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप इसको नोट कीजिए एवरेज रेट को। अदर वेलोसिटी क्या होती है? देखो, एक वेलोसिटी तो आपने एवरेज रेट पढ़ा, दूसरा रेट और देखते हैं हम, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है इसको चेक करते हैं। रिएक्शन के लिए आपको अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना पड़े तो किस तरह से निकालोगे? देखो, ये जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है ये किसी भी रिएक्शन के लिए एक एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन होता है, और एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन एक सर्टेन मोमेंट पर, अगर किसी एक सर्टेन मोमेंट पर रिएक्शन का रेट डिटरमाइन किया जाए तो उसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना।
इसको किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, पहले इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा। द एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन, द एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन, the actual rate of reaction at certain moment, at certain moment is called instantaneous rate, इंस्टेंटेनियस रेट या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह दो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। हाँ, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग टाइम इंटरवल इन, इट कैन बी डिटरमाइन, it can be determined by taking time interval, by taking time interval, टाइम इंटरवल को डेल टी से डिनोट करोगे ना, इंटरवल इन्फिनिटेसिमली, इन्फिनिटेसिमली, ठीक है। अब देखो इसके लिए भी एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और इस ग्राफ में यहाँ पर डिनोट करते हैं हम टाइम को और इस साइड में लेते हैं हम कंसंट्रेशन को। ओके स्टूडेंट्स, और आपको पता ही है कि रेक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो इस तरह से डिक्रीज होती आती है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना है, यहाँ लिखा है ना सर्टेन मूवमेंट, कोई एक बिंदु मान लेते हैं, एक पॉइंट मान लीजिए, जैसे इस पॉइंट को मैंने सर्टेन कर दिया, इस पॉइंट पर मेरे को पता करना है कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो, जिसको आप जानते हो ना स्पर्श रेखा बोलते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। लाइन ड्रॉ करने के बाद देखो मान लेते हैं हम ये रेक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है और इसके बाद यहाँ पर चलो इसको इस जगह से मान लेता हूँ, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, तो यहाँ से मान लेता हूँ इसको इनिशियल कंसंट्रेशन को, ठीक है ना। और ये इसका लास्ट पॉइंट है भाई, इस पॉइंट पर देख रहे हैं हम, इसको मैं मान लेता हूँ C2, ठीक है ना। और इसका टाइम हो गया T1 और इसका टाइम हो गया T2। ध्यान से चेक करना, हमको जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी एक सर्टेन मोमेंट पर डिटरमाइन कर रहे हैं, और सर्टेन मोमेंट अब जैसे रेक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है डिक्रीज होती चली आई है और यहाँ तक आ चुकी है। अब मैं इस पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी और उस स्ट्रेट लाइन का जो अपर एंड है उसको तो मैं रेक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं और इसका जो लास्ट एंड है उसको हम मान लेते हैं रेक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इफ़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिटरमाइन एट पॉइंट P, इसको मैं पॉइंट P मान लेता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिटरमाइंड एट पॉइंट P, क्लियर है। पॉइंट P पर मैं यहाँ पर अब रेट डिटरमाइन कर रहे हैं भाई साहब,
चेक करना है अपने को। देन इट्स स्लोप इज डिटरमाइंड बाय ड्राइंग, देन इट्स स्लोप, इसका स्लोप बनता है ना, स्लोप बन तो रहा है। इट्स स्लोप इज डिटरमाइंड बाय ड्राइंग, इज डिटरमाइंड बाय ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स क्या होता है? अरे इसका ढाल, ड्राइंग मीन्स क्या होता है? इसका जो ढाल है। ड्राइंग ए कॉन्टैक्ट लाइन ऑन इट, ड्राइंग ए कॉन्टैक्ट लाइन ऑन इट, ठीक है। अगर इस P पॉइंट पर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है तो हम यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हमको ढाल का पता चल जाएगा। इस ढाल पर ड्रॉ कर रहे हैं हम, जो आपका ग्राफ है उसके पर। क्लियर है ना? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किस तरह से आप डिनोट कर सकते हो? देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल होता है, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल है, ये हमने पहले ही कह चुके हैं। अब बहुत ही कम समय के लिए हम उस वेलोसिटी को कैसे डिनोट करें? तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेट कह दो चाहे वेलोसिटी कह दो, एक ही बात है। क्लियर है ना? बहुत कम समय के लिए है ना, तो इसके लिए हम डेल की जगह, डेल्टा की जगह क्या लगाएंगे? dc/dt। एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर हम रेट डिटरमाइन कर रहे हैं और यहाँ पर रेट डिटरमाइन कर रहे हैं सर्टेन मोमेंट पर, ठीक है ना। और ये जो सर्टेन मोमेंट होता है बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही क्या होता है? स्मॉल होता है। अब ये स्मॉल टाइम होता है, इसलिए हम यहाँ पर डेल की जगह किसको यूज़ कर रहे हैं? dc/dt को, क्योंकि रिएक्शन बहुत स्पीडली, कुछ रिएक्शन तो बहुत स्पीडली कंप्लीट हो जाती हैं। अब स्पीडली जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उनका रेट डिटरमाइन करना इतना आसान थोड़ी होता है कि झट से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट लिया और उसका रेट डिटरमाइन कर लिया। उसके रेट डिटरमाइन करने के लिए हमको कंसंट्रेशंस का पता लगाना पड़ता है कि इतने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन इसकी डिक्रीज हो गई। और कंसंट्रेशन जब डिक्रीज हो रही है तो बीच में से रिएक्शन को रोकना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या इमेजिन किया जाता है। तो यहाँ बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल लिया गया है और इतने स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हम डेल्टा की जगह क्या यूज़ करोगे? d, ठीक है ना। तो dc/dt आ जाएगा। तो infinitesimally change is not possible experimentally and can be obtained simply a slope by contact line which is instantaneous velocity, ठीक है ना। यहाँ पर infinitesimally is not possible in change पॉसिबल नहीं होता, इसलिए सिंपली जो ये स्लोप है कांटेक्ट लाइन की, सिंपली जो स्लोप है कांटेक्ट लाइन की, इससे हम इंस्टेंटेनियस रेट या वेलोसिटी ऑब्टेन करते हैं इस स्लोप से, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप यहाँ पर जो डिनोट कर रहे हो, अगर हम इस वेलोसिटी को डेल्टा के अकॉर्डिंग अगर डिनोट करना चाहें तो देखो एट P पॉइंट पर निकल, जैसे मैं लिख लूँ यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या रेट एट P। तो यहाँ पर ये जो स्लोप है और स्लोप में जो आपने कांटेक्ट लाइन ड्रॉ की है, तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? हम यूज़ करते हैं tan थीटा, ठीक है ना। tan थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो del C/del t, यही तो लिखा था हमने रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। और जब चेंज बहुत कम समय में होता है, बहुत माइनर टाइम होता है, तो क्या यूज़ करते हैं? dc/dt।
और जब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है तो उस जगह पर आप लोग क्या कर रहे हो, हम डेल ले रहे हैं। अब यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन लगा दूँ क्योंकि यहाँ पर जो फिगर में आपको कंसंट्रेशन दिखाई दे रही है वो किसकी है, रेक्टेंट की कंसंट्रेशन है, वो डिक्रीज हो रही है टाइम इंटरवल के साथ में, ठीक है ना। तो आप tan थीटा इक्वल टू माइनस डेल सी अपॉन डेल टी नोट कर सकते हो। डेल सी क्या होता है बताओ, डेल सी की जगह आप लिख सकते हो C2 माइनस C1 और डेल टी की जगह लिख सकते हो आप T2 माइनस T1 लिख सकते हैं ना। तो ये होता है स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए आपको अगर इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है तो आप उसका जो ग्राफ प्लॉट किया गया उस पर किसी भी पॉइंट को सर्टेन कर सकते हैं और उस पॉइंट पर एक कॉन्टैक्ट लाइन खींचेंगे। उस कॉन्टैक्ट लाइन के अकॉर्डिंग ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट पॉइंट डालते हैं हम, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना। तो स्टोइकियोमेट्री के अनुसार किसी भी रिएक्शन का रेट किस प्रकार से डिटरमाइन किया जा सकता है। तो देखो स्टूडेंट्स, आप सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि कोई भी रिएक्शन है उस रिएक्शन को आप स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग नोट करते हो तो इट मीन्स आपने उस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। आपने क्या कर दिया, उस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है। अगर स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन को चेक करते हैं तो वो उसको बैलेंस्ड रिएक्शन माना जाता है, ठीक है ना। और बैलेंस रिएक्शन में आपको पता ही है कि आप पूर्णांक का मल्टीप्लाई करते हो। कोई भी मैथमेटिकल नंबर होता है उस मैथमेटिकल नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हो रेक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन, और तब जाकर वो रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस होती है। तो इस तरह से अगर कोई बैलेंस्ड इक्वेशन है तो उस बैलेंस्ड इक्वेशन में हम रेट ऑफ रिएक्शन किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं उसको यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग चेक करना स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हम कि स्टोइकियोमेट्री जो होती है वो क्या करती है। अभी आपको मैंने बताया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है उसका रेट निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टोइकियोमेट्री का, ठीक है ना। तो स्टोइकियोमेट्री इज क्वांटिटेटिव मास, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ थोड़ा सा, स्टोइकियोमेट्री इज क्वांटिटेटिव मास relation of chemical reaction by which balanced chemical equation are represents, by which balanced chemical equation are represented, ठीक है ना। तो स्टोइकियोमेट्री के अनुसार हमको अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन का रेट डिटरमाइन करना है तो इट मीन्स हम बैलेंस्ड इक्वेशन का रेट डिटरमाइन कर रहे हैं। अब बैलेंस्ड इक्वेशन में आप जो मैथमेटिकल नंबर्स का यूज़ करते हो वो नंबर्स उस रेट को किस तरह से अफेक्टिव करते हैं, उस नंबर के अकॉर्डिंग जो रेट होता है वो कहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज किस तरह से उसको हम सॉल्व करें।
तो ये चीज़ हमें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए केमिकल रिएक्शन मान लेते हैं एक, और केमिकल रिएक्शन ले ली हमने A प्लस बी इक्वल टू C प्लस डी। क्लियर है ना। A और B दोनों रिएक्टेंट हैं, C और D दोनों प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन ली है, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो देखो मैं एक बार और लिख रहा हूँ यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी गिवन बाय, कैन बी गिवन बाय वन फॉलोइंग स्टेप। फॉलोइंग जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसमें से किसी एक के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन को आप दे सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप स्मॉल r से डिनोट करोगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो बताओ। इसके लिए हम कर सकते हैं कि देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A बाय चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा था हमने, ध्यान करो, चेंज इन कंसंट्रेशन, वो किसकी हो सकती है, प्रोडक्ट की हो सकती है, रिएक्टेंट की हो सकती है। और दूसरा डिवाइड किसका किया, टाइम टेकन इन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। यही फॉर्मूला तो था, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन के लिए जब आप रेट डिटरमाइन करते हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो तो डिक्रीज होती है, और उस कंसंट्रेशन को डिक्रीज होने में कितना टाइम लगा है उसका उसके अंदर डिवाइड कर देते हैं। और अगर प्रोडक्ट की के अकॉर्डिंग रेट डिटरमाइन करें तो इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन इंक्रीज, टाइम टेकन इन इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। तो क्यों, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, यही तो लिखा था हमने। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस रिएक्शन का क्या कर दें, रेट लिख दें यहाँ पर। स्टेप इसके किसके कौन कौन से स्टेप बनेंगे बताओ। देखो माइनस, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन यूज होगा। तो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डी टी। रिएक्टेंट की हो गई, इक्वल टू प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी टी। किसी भी स्टेप के द्वारा आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो 4 स्टेप्स आपको दिए गए हैं, इन 4 स्टेप्स में से किसी भी स्टेप के द्वारा आप रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अब स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग एक रिएक्शन यहाँ पर मैं आपको नोट कर देता हूँ और उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर बच्चों। तो देखो इसी तरह का मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर। क्लियर, एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो देखो चलो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। अब देखो इसको स्टोइकियोमेट्री के अनुसार बैलेंस करें। इसकी कंसंट्रेशन N1 मान लेता हूँ, इसकी कंसंट्रेशन N2 मान लेता हूँ, इसकी कंसंट्रेशन M1 है और इसकी है M2। तो इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से डिटरमाइन करोगे आप लोग, ठीक है।
अब इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है आपको R इक्वल टू, अब आपको क्या लिखना है देखो, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई dt, यही तो लिखना है। अब यहाँ पर आपको बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो ये रेक्टेंट है, इस रेक्टेंट के सामने यहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल नंबर दे रखा है वो सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, डिवाइडेड में यहाँ चला जाएगा। कोई भी मैथमेटिकल नंबर दे रखा है, ठीक है ना, इक्वल टू माइनस डी बी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई N2 इंटू dt। क्लियर है ना, ये इसका मैथमेटिकल नंबर है, ये कहाँ गया इसके डिवाइड में, इक्वल टू प्लस ये प्रोडक्ट आ गए DC अपॉन M1 dt इक्वल टू प्लस DD अपॉन dt, और यहाँ किसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, M2 का। अब आप किसी भी स्टेप के द्वारा, इनमें से कोई सा भी स्टेप है उसके द्वारा आप इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हो। अब देखो ऐसा ही मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, और एक एग्जांपल लिखता हूँ, ये तो आपको एक्सप्लेन के होने के लिए लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अदर एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, अब मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ भैया, एक रिएक्शन नोट कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। तो देखो 5 ब्रोमाइड आयन प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6 हाइड्रोजन आयन इक्वल टू, रिएक्शन नोट कर रहे हैं अब हम डायरेक्ट, इक्वल टू 3Br2 प्लस 3H2O, 3Br2 प्लस 3H2O। तो देखो स्टूडेंट्स, ये ब्रोमाइड आयन है, ये किस में होंगे, सॉल्यूशन के अंदर होंगे, आयन से ये भी सॉल्यूशन के अंदर होंगे, इसकी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होंगे। ये गैस ब्रोमीन गैस, और वाटर जो है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। ठीक क्लियर है ना, ये तो आप समझते ही हो, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर। अब देखो बेटा, इस रिएक्शन के लिए मैंने रेट ऑफ रिएक्शन ये नोट किया था जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन मैंने ये लिखा है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन को कैसा करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए। अब देखो यहाँ पर ये जो केमिकल इक्वेशन आपको यहाँ नज़र आ रही है, इस केमिकल इक्वेशन को आप यहाँ पर चेक कीजिए, और चेक करके ये देखते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन यहाँ पर जो दे रखी है वो क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन में हमने रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, आप क्या लोगे, किस तरह से नोट करोगे, बिल्कुल इसी जगह पर आ जाओ। जैसे ये रिएक्शन नोट की है हमने, सेम टू सेम इस रिएक्शन को हमको नोट करना है, सेम टू सेम नोट करना है, कुछ नहीं करना है आपको। तो देखो यहाँ पर मैंने डी बहुत कम कंसंट्रेशन अगर चेंज हो रही है तो डी का यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो डेल्टा डी यूज़ करते हैं हम, ठीक है ना, डेल्टा का भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो ये रेक्टेंट है ना तीनों, माइनस का साइन आएगा कि नहीं आएगा, डेल कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाई डेल टी। अब बताओ इसका जो मैथमेटिकल नंबर है वो 5 है ना, इसका मैथमेटिकल नंबर N1 था, कहाँ ले गया था मैं, नीचे। तो स्टूडेंट्स आपको क्या कर देना है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल टू माइनस डेल BrO3 नेगेटिव अपॉन डेल टी। कोई मैथमेटिकल नंबर नहीं है ना, चेक करो है क्या, कोई नहीं है ना, तो नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना। अब इसके लिए लिखो, हाइड्रोजन आयन के लिए नेगेटिव साइन आएगा, डेल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कितना लग रहा है मैथमेटिकल नंबर 6 इंटू डेल टी। क्लियर। तो ये तो किसकी होगी, रेक्टेंट की हो गई। अब इसके इक्वल लिखना है किसकी,
यहाँ इसके पीछे लिख रहा हूँ मैं, समझ लो। इक्वल किसकी कंसंट्रेशन, डेल ब्रोमीन अपॉन डेल टी, ये पॉजिटिव में आएगा, प्रोडक्ट है, और मैथमेटिकल नंबर कितना है 3 इक्वल टू पॉजिटिव डेल कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल टी मैथमेटिकल नंबर 3। आप इनमें से किसी भी स्टेप के द्वारा इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अगर इसके डिसोसिएशन होने की जो रेट है आपको दे रखी हो, डिजॉल्व होने की रेट दे रखी हो, ब्रोमाइड आयन की दे रखी है तो उसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, उसके द्वारा कितना टाइम लिया जा रहा है उसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, और यहाँ से आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो। किसी भी एक स्टेप के द्वारा, सबके द्वारा नहीं, किसी भी एक स्टेप के द्वारा आप इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये होता है स्टूडेंट्स स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने का तरीका, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके इस पूरे सिस्टम को ठीक से नोट करिए। चलो अब इसके लिए हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करें हम, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है ए केमिकल रिएक्शन, एक कोई केमिकल रिएक्शन है 2A इक्वल टू 3B, ये कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपको डिटरमाइन करना है क्या, चलो यहाँ लिखते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, डिसअपियर वेलोसिटी ऑफ ए, इसमें दे रखा है आपको डिसअपियर वेलोसिटी ऑफ ए एच, भाई ए डिसअपियर होगा तभी तो बी का फॉर्मेशन होगा, रेक्टेंट तो डिसअपियर होंगे और प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है ना। इसका डिसअपियर वेलोसिटी दे रखा है 1.8 10 पावर 3, 1.8 10 पावर 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना, ये इसका यूनिट होता है। तो आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर ए, इसमें डिटरमाइन करवाया जा रहा है आपसे रेट ऑफ रिएक्शन। पहले तो आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, और बी दूसरा आपको निकालना है यहाँ पर फॉर्मेशन वेलोसिटी ऑफ बी, फॉर्मेशन वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि बी का जो निर्माण हो रहा है वो कितने वेग से हो रहा है, बी के निर्माण की वेलोसिटी क्या है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये दो चीज़ आपको यहाँ पर डिटरमाइन करनी है। क्लियर है ना। तो देखो आपके लिए यहाँ पर क्या गिवन है, पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ 2A इक्वल टू 3B, ये तो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। अब इस केमिकल रिएक्शन में हमको यहाँ पर गिवन है डिसअपियर वेलोसिटी ऑफ ए, क्वेश्चन में देख लो, डिसअपियर वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है ना। देखो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देख लो, ए प्लस बी सी प्लस डी, ये वाली रिएक्शन है, इसके लिए वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पर ए डिसअपियर होगा
तो ए के डिसअपियर होने की वेलोसिटी क्या आएगी और बी भी डिसअपियर होगा। रेक्टेंट है, दोनों डिसअपियर होंगे और दोनों प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो इनका तो डिसअपियर वेलोसिटी निकलेगा, दोनों का रेक्टेंट का तो, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वेलोसिटी निकलेगा। इनके निर्माण का वेग कितना है, इनके विलुप्त होने का वेग कितना है। क्लियर, समझ आ रही है ना बात। भाई रिएक्शन तभी तो होगी जब रेक्टेंट क्या होंगे, डिसअपियर होंगे, विलुप्त होंगे और प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है ना। तो रिएक्शन में रेक्टेंट तो डिसअपियर होते हैं और ये क्या होते हैं, फॉर्मेशन होता है। ये हमको ध्यान में रखना है। तो देखो डिसअपियर वेलोसिटी ऑफ ए कैसे नोट कर सकते हैं, माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल टी। लिख सकते हैं ना, अरे ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये वेलोसिटी आपको यहाँ पर इक्वेशन में यानी कि क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, डिसअपियर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 1.810⁻³ मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको। अब आपको करना क्या है, फॉर्मेशन वेलोसिटी ऑफ बी की फॉर्मेशन वेलोसिटी निकालनी है। अब बी कौन है, प्रोडक्ट है, तो पॉजिटिव कोसाइन आवगो डेल बी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी बराबर क्वेश्चन मार्क। यही तो निकालना है आपको, फॉर्मेशन वेलोसिटी निकालनी है ना। तो ये वाली वैल्यू तो निकालनी है। और क्या निकालना है भाई, और चेक करो, और हमको निकालना है का रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि आर की वैल्यू। रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल आर से। ठीक है, अब स्टार्ट करो। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग है तो निकलेगी, क्योंकि केमिकल इक्वेशन कैसी है, बैलेंस दे रखी है। ठीक है ना। तो स्टोइकियोमेट्री के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करो भाई। ठीक है, करिए। आर इसको नोट करते हैं, माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी। मैथमेटिकल नंबर कहाँ चला जाएगा, नीचे। समझ में आ रही है बात, अरे आ रही है कि ना आ रही। इक्वल टू, इसके लिए नोट करो, प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई डेल टी। मैथमेटिकल नंबर को कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, इस जगह पर। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लिखना मेरा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब आगे बढ़े, तो चलो आगे नोट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है ये, तो देखो इसकी वैल्यू तो हमको गिवन है, हते क्या ना है, पूरे ही ना, इस पूरे की वैल्यू। और इस पूरे की वैल्यू हमको जब गिवन है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1.8 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2। क्या आया, 0.910⁻³ मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, ये आ गया। अरे रेट ऑफ रिएक्शन ही आगो कि ना आगो, पहले का आंसर तो आपको ये आ गया, ए का। ठीक है ना, ए का आंसर आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन। हमने आपको बताया था कि किसी भी एक स्टेप के द्वारा
पूरी जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में से किसी एक स्टेप के द्वारा आप रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हो। तो मैंने एक ही स्टेप तो लियो ही और इस स्टेप के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर दियो। अच्छा, अब साहब अब आ जाओ बी वाले क्वेश्चन पे। बी वाला क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर्मेशन वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है ना? यही तो करना है, डिटरमाइन आपको। ठीक है भाई साहब। अब देखो साहब, अब आप लिखिए, आपको R इक्वल टू प्लस डेल कंसंट्रेशन ऑफ V इक्वल टू वो डिवाइडेड बाय डेल T, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आपको क्या डिटरमाइन करना है? आपको डिटरमाइन करना है यही तो करना है। और क्या लिख सकता हूं मैं? डेल कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय डेल T इक्वल टू 3 इंटू R हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? अच्छा, हो गया ना? अब क्या करना है? अब आप क्या करोगे? R की वैल्यू रख दो। R तुम पहले ही निकाल चुके हो ना? तो 3 मल्टीप्लाई 0.9 10 पावर 3 क्या हो गया? 2.7 10 पावर 3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। फॉर्मेशन वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आ गई? ये आ गई। ये आपका दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया ना? अब आप इसकी जगह पर कोई भी रिएक्शन हो सकती है हमारे पास। जैसे इसकी जगह पर आपको रिएक्शन आ जाए, इस वाले रिएक्शन पर N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2 NH3। ऐसी तो है। अब इसमें से जैसे एक की वैल्यू दे रखी है, आपको किसी की एक की वैल्यू दे दी जा सकती है। एक की वैल्यू अगर दे दी हमने, इसकी वैल्यू अगर आपको दे दी, तो इसके डिसअपियर होने की वेलोसिटी निकाल सकते हो और इसके फॉर्मेशन होने की वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो। फॉर्मेशन वेलोसिटी नया निकाली का हमने, ये फॉर्मेशन वेलोसिटी तो थे, ये इसके डिसअपियर होने की वेलोसिटी है। अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसके डिसअपियर होने की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप और इसके फॉर्मेशन होने की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? निकाल सकते हैं ना? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग किसी भी इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, इसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, आप इजी वे में किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हो, अगर हमको ये मेथड पूरी तरह से क्लियर हो तो। स्टोइकियोमेट्री में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हमने जो वहाँ पर पहले बताया था, क्या बताया था आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगी, तो डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो डिक्रीज हो रही है वो, और उसमें डिवाइड कर देना है किसका? जितना टाइम उसको डिक्रीज होने में लग रहा है। तो डेल सी अपॉन डेल टी। डेल सी क्या होता है? डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन, तो फाइनल कंसंट्रेशन में तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको पता ही है कि इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है और फाइनल कंसंट्रेशन कम रह जाएगी, तो इसलिए रिएक्टेंट की जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट करेंगे उसमें कौन सा साइन यूज़ करेंगे? नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना। रिएक्टेंट के लिए कौन सा साइन लगाओगे? नेगेटिव साइन। प्रोडक्ट के लिए आप लगाओगे क्या? पॉजिटिव साइन। और अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने की बात आ जाती है स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस रिएक्शन को जो बैलेंस करने के लिए आपने मैथमेटिकल नंबर्स का यूज़ किया है, उन मैथमेटिकल नंबर्स का डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है?
डिवाइड कर देना है। ये मैंने सिर्फ डिवाइड ही तो किया है, बाकी और तो कुछ नहीं किया ना। डिवाइड कर देना है और इजी वे में हम यहाँ पर किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए वेलोसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट इस वीडियो में आज आपको बस इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ रेट ऑफ रिएक्शंस और दूसरी जो यूनिट्स हैं उनके साथ उनके क्या रिलेशंस होते हैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ओके।